हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री इन इंग्लिश मीडियम अपना एक सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहूँगा कि जो भी अपन इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं वो सारा का सारा RPSC RAS के अकॉर्डिंग है, बट ये सारा कंटेंट अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपको अदर वीडियोस और इस सीरीज़ के जो वीडियोस आ रहे हैं उनके अपडेट्स मिल जाएं। ओके, तो चलिए, और इसमें स्पेसिफिकली आज अपन बात करेंगे कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ वाले रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो इंडस स्टैंड्स फॉर इंडस रिवर। ठीक है, जिसको सिंधु नदी भी बोला जाता है, इंडस रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर के नियर बाई जो भी सिविलाइजेशन एंशिएंट टाइम पे हुआ उसको बोल दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे जैसे टाइम बीता न्यू एडवांसमेंट आए तो उन एडवांसमेंट के बेसिस पे इसी को बोल दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये कहीं पे भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम आ रहा है प्री हड़प्पन, हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो सब बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल टेन्योर आप देखोगे तो वो मिलता है लगभग 3500 BC से 2500 BC के लगभग। ओके, और इसको और अपन बात करें एक्सपेंडेड वे के अंदर तो टोटली होता क्या है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अंदर अलग अलग एज बताई जाती है, पर अपने को जो कंसिडर करनी है वो है 3300 टू 1600 BC। ठीक है, ये क्या हो गया, ओवरऑल एक एवरेज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च जो हुई है उन रिसर्च पेपर के बेसिस के ऊपर टोटल रेंज ये है। बट अपन जो कंसिडर करते हैं, अपने को जो एग्ज़ाम में कंसिडर जो करना है वो है 3300 टू 1600 BC के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लॉरिश हुई थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें एक तो है अर्ली, एक हो गया मैच्योर, एक हो गया लेट। अर्ली का मतलब सबसे पहले, फिर मैच्योर का मतलब बीच में, और फिर लेटर का मतलब ये जब पूरी सिविलाइजेशन का क्लाइमेक्स आया तो उस टाइम पे जब पूरा का पूरा, इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए नंबर 1 के टाइम पे, नंबर 2 के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए, उन दोनों का आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या फिर हाइब्रिड एक तरीके का पैटर्न मिलता है जो भी काम होते हैं उनके अंदर, चाहे वो सील डेवलपमेंट हो, अर्बनाइजेशन हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पर्टिकुलरली बात करें क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन था ये, तो इसलिए मैंने अर्बनाइजेशन टर्म यूज़ किया है। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो या फिर टाउन प्लानिंग हो, सिटाडेल प्लानिंग हो, वो सारा का सारा एक तरीके से जैसे जैसे अपन प्रीवियसली सीखते जाते हैं उनको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और उनको एडजॉइन करके कुछ नया इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ कहाँ पे मिलती है, लेट फेज में। और अगर बात की जाए कि इस टाइम पे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्लॉरिशमेंट, तो इसका एक्सकवेशन क्यों हुआ, कब हुआ। एक्सकवेशन देखो होता क्या है, जब अपन भी कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे रेलवे लाइन, आप रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो या कोई बड़ा डैम बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब बड़ा डैम कोई बनाता है तो अपन क्या करते हैं, खुदाई करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है। तो जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये एक्टिविटी शुरू हुई थी तो उस एक्टिविटी के दौरान जब खुदाई की गई तो वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले, और उन स्ट्रक्चर्स की और रिमेन्स की जब कार्बन डेटिंग मेथड से डेट पता की गई तो वो पता पड़ा कि पहले यहाँ पर कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी, वो बिल्कुल एक्सटेंट हो गई, और उन सिविलाइजेशन के अंदर क्या उनकी कल्चर थी, कैसी सोसाइटी थी, क्या उनकी हैबिट्स थी, क्या वो खाते थे, क्या वो उगाते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की गई। और इन रिसर्च के बेसिस पे ही आज अपन स्टडी करते हैं कि पहले के ज़माने में इस पर्टिकुलर टाइम 3300 से 1600 BC वाले टाइम में कोई यहाँ पर सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर लोग रहते थे ग्रुप के अंदर, बड़े ग्रुप के अंदर, जैसे आज अपन रहते हैं। ओके,
तो इसकी डिस्कवरी जो हुई वो 1921 में हुई थी, 1921 में। और ये जो एज थी कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कौन सी एज में कंसिडर होती है, ब्रॉन्ज एज। मैंने प्रीवियस जो लेक्चर किए जिसमें अपने पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक जो एजेस थी, स्टोन एज थी, उनके बारे में स्टडी किया, तो वो थी स्टोन एज। लिथिक मीन्स स्टोन। यहाँ पर अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सीधी बात इसलिए कर रहे हैं, इसके पहले कॉपर एज के बारे में बात कर सकते थे, बट अपन ने ब्रॉन्ज एज ही पिक क्यों की, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री की। वो जो चीज़ें पढ़ेंगे एक साथ एक सीक्वेंस में, वो आएगी इंडियन हिस्ट्री के अंडर में। ओके, तो अपनी बात चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की। ये मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि कहीं आपके दिमाग में आ रहा हो कि ब्रॉन्ज एज डायरेक्टली क्यों पढ़ा रहे हो आप। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये चीज़ अपन ने क्यों पिक की है। तो 1921 में डिस्कवरी हुई और इसको ब्रॉन्ज एज में कंसिडर किया गया। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या हो गया कि इस टाइम पे जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी ये जो यूज़ हुआ करती थी वो ब्रॉन्ज मेटल बेस्ड हुआ करती थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि ब्रॉन्ज है वो किस किस का मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, ये RAS प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉन्ज, ब्रास, इनके ऊपर RAS प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, बताइए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जैसे मैंने बताया कि नाम से पता पड़ रहा है कि रिवर इंडस से ही इसका कोई रिलेशन है। और जब रिवर इंडस से ही इसका रिलेशन है तो उसका लोकेशन क्या है। जैसे रिवर इंडस जो है कैलाश मानसरोवर वाले रीजन से ओरिजिनेट होके इस तरीके से आती है, यहाँ से होके फिर नॉर्थ में जाती है, फिर सिंटेक्शल टर्न जो होता है किसका, हिमालयन रीजन में, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से फिर ये बैंड होकर के फिर यहाँ पे कराची के पास में अपना डेल्टा बना के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो जहाँ जहाँ पर भी इंडस के पाथ में ये बैंड आ रहे हैं, उन बैंड्स के नियर बाई ये लोकेशंस हैं। अब इंडस का मतलब ये नहीं है कि केवल इंडस रिवर, इंडस की जो अदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जिनके बारे में आप जानते भी हैं, जिनको अपन पंजनद बोलते हैं, पंजाब, ठीक है, दोआब, जहाँ पे 5 दोआब हैं, पंजाब, ठीक है, और 5 नदियाँ इन प्लस सिंधु नदी, इंडस, इस तरीके से टोटल 6 रिवर का सिविलाइजेशन। और वो 6 की 6 रिवर की अगर अपन बात करें तो नाम मैं बता देता हूँ, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, क्या नाम है, ब्यास और सतलज। इस तरीके से ये 5 तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है, और एक इंडस खुद हो गई। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये टोटल 6 रिवर्स जिनका मैंने नाम बताया, उन रिवर्स के बैंक पे कहीं ना कहीं अपने को ये लोकेलिटी जो कि पास्ट टाइम पे हुई थी उनकी एग्जिस्टेंस अपने को मिली है। ओके, और इसका वजह क्या थी कि ये वाटर बॉडीज़ के पास में ही रहना शुरू हुए थे। जैसे कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रिवर्स के नियर बाई लोकलाइजेशन शुरू हो गया था इंसान का, क्योंकि धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट थी। अब पानी की रिक्वायरमेंट आप वाटर रिसोर्सेज से ले सकते थे। अब ये जो रिवर्स थी ये पेरेनियल थी, पेरेनियल मतलब 12 महीने पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड थी। इस वजह से इंसान ने इनके पास में ही अपना डेरा डाला, इनके पास में लोकेलिटी अपनी इस्टेब्लिश की और यहीं से पानी लिया और यहीं से अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। तो वजह क्या रही, देखो, एक तो पानी की अवेलेबिलिटी हो गई, वो चीज़ तो हो गई एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या था, अर्बनाइजेशन। अब जब अर्बनाइजेशन आ जाता है तो आपकी एप्लीकेशंस कोई पर्टिकुलर नेचुरल थिंग की और अलग तरीके से आती है। जैसे आपने पानी अगर है तो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर हो गई, जो भी आपकी लोकल डिमांड है वो पूरी कर सकते हो। दूसरा, एडवांसमेंट आ गया तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया कि आपने खेती के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस किया है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो जो वाटरवेज होते हैं वहाँ पर अपने को ना तो रोड बिछानी है, ना अपने को कोई एयरपोर्ट की तरह बड़ी कोई कहते हैं ना बड़ा एयरपोर्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, या फिर कोई अपने को कोई बस स्टैंड की डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ अपने को बोट चाहिए और पानी का लेवल अगर सही है कि जिसके अंदर बोट आराम से फ्लोट कर सके, तो वो कंडीशन जब मिल जाएगी तो अपन एक जगह से दूसरी जगह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एग्रीकल्चर के अलावा जो भी और दूसरे प्रोड्यूस हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी यू मान लो आइवरी हो गई, ठीक है, टेराकोटा बेस्ड आपकी पॉटरी हो गई, ठीक है, तो इनका भी ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करने में भी ईजी होता है।
फिर इसके बाद में बात करें तो अगर कोई अटैक करे तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल बैरियर का काम भी करता है एक साइड से। कैसे? ये देखो रिवर है फॉर एग्जांपल, और आपकी लोकलाइजेशन इधर है, तो आपको इन 3 डायरेक्शन के अंदर ही आपको अलर्ट रहना है। इधर से अगर कोई आएगा तो उसको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांसमेंट भी नहीं था कि आप इधर से इधर ब्रिजेस बना करके जल्दी से आप क्विकली एक जगह से दूसरी जगह अपनी आर्मी को या फिर जो भी आपका डिफेंस एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट था उसको ट्रांसपोर्ट कर सको। तो ये एक तरीके से बैरियर का काम किया, प्रोटेक्शन भी मिलना शुरू हो गई। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से रिवर के नियर बाई, रिवर वाटर के नियर बाई अर्बनाइजेशन एडवांसमेंट हुआ, जो आज अपन अपनी खुद की लाइफ में देख सकते हैं। अब स्क्रीन पे कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए। मैं एक एक हाईलाइट करूँगा। मंडा जम्मू वाले रीजन में है, रोपड़ ये आज भी पंजाब में है, राखीगढ़ी मिट्टाथाई ये कहाँ पे चली जाती है? ये चली जाती है आपके हरियाणा में। बनवाली है ये पंजाब हरियाणा वाले रीजन में है। कालीबंगा ये राजस्थान का लोकेशन है, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। हड़प्पा ये देखो रावी रिवर पे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से देखने वाली है कि कौन कौन सी रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। देखो हड़प्पा किस पे है, ध्यान से देखोगे हड़प्पा रावी रिवर पे है। कालीबंगा को आप देखो, कालीबंगा को ध्यान से, ये है घग्गर हकरा रिवर, घग्गर हकरा रिवर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सरस्वती रिवर का नाम जो एंशंट मतलब एक माइथोलॉजी कंसिडर कर ली गई, तो उसके अंदर जो सरस्वती रिवर हो उसको हाकरा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो इंडस रिवर पे मोहनजोदारो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और भी आप जो ये लोकेशन दी हुई है उनको ध्यान से देख लो, मैं नाम बोल रहा हूँ एक एक का। देखो गंवरीवाला, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे मंडा होएगा, रोपड़ होएगा। यहाँ देखो रहमान, नौशारो, गाजीशा, बालाकोट, बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला तो यहाँ पर है ऊपर पर, ये यहाँ पर बालाकोट, अमरी, अलाहदीनो, ठीक है, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो ये देख लिया। मोहनजोदड़ो मूवी ज़रूर देखना आप, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा फिर आपको ये। कोट दीजी ये देखो, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल ये देखो यहाँ पे, ये लोकेटेड कहाँ पे? गल्फ़ ऑफ कैम्बे पे, खंबात की खाड़ी पे। अब गल्फ़ ऑफ कैम्बे पे लोकेटेड है तो यहाँ पर क्या है? पोर्ट था ये, ठीक है। इस तरीके से लोकेशन भी अगर अपने को याद हो तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है इस पर कि धोलावीरा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या था? सी पोर्ट था। अब धोलावीरा के अंदर सी पोर्ट थोड़े ना है, कहाँ पर है? लोथल, ठीक है। ऐसे ही कुंतासी, ठीक है, सुरकोतदा ये देखो आप इधर की तरफ देखोगे तो देखो सोकता को, ये देखो सोकता को, ये क्या है? सुतकाजेन दौर, इस तरीके से। और ये गाजीशा। तो इस तरीके से ये नाम एक या दो बार आप देख लो, स्क्रीन को पोज करके मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे, आप इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि आप रिवाइज कर सको। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो कौन कौन सी रही वो अपने मैप में देखी, और स्टेट वाइज अगर अपन देखें तो देखो धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, लोथल, सुरकोटदा, कुंटासी, पादरी ये कहाँ गए? सारे के सारे गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में एक, ऐसे ही भगवानपुर, बनवाली ये कहाँ चले गए? हरियाणा में। दायमाबाद कहाँ गया? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहाँ गया? यूपी में। और मौदा, ये मौदा कहाँ है? जम्मू में। ओके, अब इस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी। वो क्या थी कि यहाँ पर जो भी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ वो था अर्बन सेंटर्स पे। ऐसी बात नहीं है कि रूरल सोसाइटी नहीं रही होगी, पर जो एक्सकेवेशन में जो मिले वो अपने को जो भी डिटेल मिली है या जो भी एक्सकेवेशन किया गया है तो वो कौन से रीजन में है? अर्बन सेंटर्स पे। और जो अपन ने मैप पे देखा है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं टाउनशिप थी या फिर अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे उस टाइम के। ओके, अब देखते हैं अपन आर्किटेक्चर कैसी रहती थी। आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके के डोमेस्टिक हाउसेस थे, किस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से वॉल्ड सिटी थी, ठीक है, किस तरीके का वहाँ पर रोड सिस्टम था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आप देख सकते हो, ठीक है, और
क्या पैटर्न हुआ करता था घरों की डिज़ाइन का, जैसे आज आर्किटेक्चर अपन देखते हैं उस तरीके से। तो अपन बात करेंगे अभी मोहनजोदड़ो साइट की। देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो ऐसी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इनमें से अगर एक के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसमें क्या होता है कि अपन इजीली प्रीलिम्स में तो अप्रोच कर पाते हैं, बट मेंस के अंदर भी अपन टेंटेटिव आइडियाज़ के बेसिस पे आंसर दे पाते हैं अगर अपने को एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो तो। ठीक है, तो अपन मोहनजोदड़ो का थोड़ा सा अपन स्नैपशॉट लेते हैं, आइडिया लेते हैं। ये जो सेटलमेंट्स थे ये पर्टिकुलरली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। एक सेक्शन थोड़ा छोटा था और दूसरा बड़ा था। जो छोटे वाला था उसकी हाइट ज़्यादा थी और जो बड़े वाला था उसकी हाइट कम थी। समझ रहे हो? स्मॉलर जो था वो हाइट में ज़्यादा था, बट जो लार्जर था वो हाइट में कम था। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड सिटी हुआ करती थी, सेटलमेंट हुआ करता था। जो अपर पार्ट था उसको बोलते हैं सिटाडेल और जो लोअर पार्ट है उसको लोअर टाउन। लोअर टाउन में कॉमन मैन रहते थे, जबकि सिटाडेल वाले पोर्शन के अंदर क्या था, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या एलिट क्लास के रेजिडेंस से रिलेटेड हो या ग्रेनरी स्टोरेज। देखो पुराने टाइम पे आज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड था ये अपन देख सकते हैं प्रीवियस जो भी सिविलाइजेशन हुई है। तो जो सिटाडेल्स थे वहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेनरीज का स्टोरेज हो गया, इम्पॉर्टेंट कोई भी ऑर्नामेंट्स हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हो गई। तो वो सारी की सारी सिटाडेल जो अपर पोर्शन था जिसकी साइज़ छोटी थी वहाँ पर होते थे, जबकि लोअर टाउन में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी जैसे ट्रेडिंग हो गई, सेलिंग परचेजिंग वाली हो गई, राइट। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि वहाँ पर इस तरह एक्सचेंज हो गया, मटेरियल एक्सचेंज हो गया, वो सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी कहाँ पे, लोअर टाउन में। प्लस में जो लोकल पीपल थे उनका रेजिडेंस भी लोअर टाउन में ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे सिटाडेल साइज़ देखो कितना छोटा सा है, और यहाँ पे लोअर टाउन की तरफ आप देखो साइज़ बहुत बड़ी है, और एक्टिविटी देखो तो ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मोनीर एरिया, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एरियाज़ किस चीज़ के लिए थे कि भाई यहाँ पर ये वाली एक्टिविटी होती है, जैसे बाज़ार की बात करें, ओके, जैसे दिल्ली के अंदर अलग अलग सेगमेंट वाइज अलग अलग जो सिटी के अंदर अलग अलग बाज़ार है, मार्केट्स हैं। अपने को आइडिया है कि अपने को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो नेहरू मार्केट चले जाओ, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का ये है कि हर एक एक्टिविटी के हिसाब से एरिया डिसाइडेड था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तो लोकल एक्टिविटी हो रही है लोअर टाउन में, जिसकी हाइट क्या थी, लो। इसी तरीके से सिटाडेल, इसकी हाइट क्या थी, ज़्यादा, बट एरिया में ये कम और ये ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक डिटेल देखते हैं कि सिटाडेल में क्या एक्टिविटी हुआ करती थी, क्या क्या चीज़ों से एसोसिएटेड था, जबकि जो लोअर टाउन था वो किस चीज़ से एसोसिएटेड था। तो सिटाडेल की बात करो तो ये एक तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर थी जो कि पब्लिक पर्पज़ के लिए ही हुआ करती थी, बट वो बहुत इंपॉर्टेंस वाली पब्लिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। जैसे वेयर हाउस, आपने ग्रेनरीज स्टोर करने के लिए रख रखा हो। ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो मूवी जो मैंने बताई, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की मूवी है, आप ज़रूर देखो, उसमें बहुत बढ़िया से आइडिया लगे और आई होप कि आपने देख भी ली होगी। तो वहाँ पे ग्रेट बात दिखाते हैं उसके अंदर। तो ये जो रिचुअलिस्टिक जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनके लिए सिटाडेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। ग्रेनरीज हुआ करती थी क्योंकि अपने को पता है कि अपन जब भी कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसको इस तरीके से स्टोर करते हैं कि वो लंबे समय तक टिकी रहे, ठीक है, उनकी लॉन्ग लाइफ अश्योर कर सकें। और लॉन्ग लाइफ जब अश्योर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लॉन्ग टाइम तक अपने लोगों की लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे आज कोरोना आउटब्रेक हो गया, अब कोरोना में आपने लॉकडाउन किस कंडीशन में एक तरीके से अप्लाई किया, इसीलिए तो किया ना क्योंकि आपके पास में फूड कैपेसिटी अवेलेबल थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में इतना स्टॉक था कि वो, जैसे रिपोर्ट्स में पता पड़ा कि 1 साल तक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ भी नहीं हो तो खाने की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ करता था। तो ये चीज़ क्या होगी, आज अपने एक्सेस में जो फूड होता है उसको तो एफसीआई प्रोक्योर करता है और अपने गोडाउन्स के अंदर अपने जो स्टोरिंग जो हैं सिलोज वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और जब नीड होती है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये पब्लिक को
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कहने का मतलब एक्सेस यहाँ पे था पर यूटिलाइज आपने यहाँ पे कर दिया, बस एक मशीनरी आपने ऐड कर दी। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिस्टम हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो ये क्या कहता है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आज के टाइम पे अपन अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक और यहाँ पे आर्किटेक्चरल फीचर है, वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का क्या है, यहाँ पे रिचुअलिस्टिक बाथिंग होती है जिसके अंदर क्लीनलीनेस, जैसे देखो अपन रोज़ क्यों नहाते हैं, इसी चीज़ के लिए कि अपन क्लीन रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे तो अपना माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो अपन अपनी और ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और अपने को आउटकम जो लाइफ में मिलना जो चाहिए उस चीज़ के लिए और बढ़िया तरीके से एफर्ट लगा पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर ये एक सिंबल के तौर पे ग्रेट बाथ अवेलेबल था, जो कि क्लीनलीनेस को प्रमोट करने का काम था, ठीक है, जो कि अपने आप में कल्चर का पार्ट होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कल्चर का पार्ट कभी भी कोई भी अगर चीज़ बनती है तो उसकी वजह एक होती है कि आपका कहीं ना कहीं उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। क्योंकि ये कहने की बात है और ये रियलिटी भी है कि कुछ चीज़ें होती है जो इंसान को डायरेक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग जानते हुए भी अनभिज्ञ हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से अनअवेयर होने की कोशिश करते हैं या हो जाते हैं। तो उन लोगों को फिर उनके जो बिलीफ सिस्टम है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है उन चीज़ों को। और बिलीफ सिस्टम या रिलीजन से आपने कोई भी चीज़ या कल्चर से कोई चीज़ कलेक्ट कर दी तो कहीं ना कहीं आपकी बातें मानने की जो क्षमता है या बातें मनवाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्लीनलीनेस अपने को पता है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस चीज़ को भी कल्चर से रिलेट कर दिया। तो आपने क्या बिलीफ सिस्टम से जब कनेक्ट कर दी ये चीज़ें तो लोगों का ऑटोमेटिक उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये आज के टाइम पे भी अपन देख सकते हैं कि जब अपन बोलते हैं कि बेटा टाइम पे सुबह नहाओ, सुबह सूरज के जल चढ़ाओ, नहा करके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जल चढ़ाओ सुबह उठ करके। तो इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह यही तो है कि टाइम पे नहा लो, टाइम पे नहाओगे तो पूरे दिन प्रोडक्टिविटी के साथ काम करोगे। अब आप सुबह उठ रहे हो 10 बजे, फिर आप काम करते हो, काम करते करते फिर बाद में आपकी लेथार्जी इतनी रहती है कि बॉडी के ऊपर जो पूरी डेड सेल्स आपने हटाई नहीं अभी तक, और डेड सेल्स अगर आपने नहीं हटाई तो फिर बॉडी कैसे एक्टिव हो सकती है और कैसे माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और कैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे, पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में क्या हो गया, अपने एक रिचुअल सिस्टम सेट कर दिया कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज उगने से पहले जल्दी उठो, एनर्जी मिलती है और वाकई में एनर्जी भी मिलती है। ओके, भगवान की पूजा करो या फिर जो भी आपके आप जिनको मानते हो आप उनकी पूजा करो, उनको मेमोराइज़ करो, उनको थोड़ा थैंक्स बोलो। वो जो सिस्टम आप कहीं पे भी करते हो तो उससे आपको एनर्जी इसीलिए तो मिलती है क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। और केवल साइंटिफिक लॉजिक दे तो 100 में से 50 जने ही साइंटिफिक लॉजिक्स एक्सेप्ट करते हैं। बचे हुए 50 लोगों को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको और भी डायनामिक्स अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें कल्चर कहीं ना कहीं अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। फिर ये जो ग्रेट बात है ये अभी भी खुदाई में जब मिला है तो ये अभी भी फंक्शनल है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि पानी डालने के बाद में कोई लीकेज और कोई क्रैक नहीं है इसके कंस्ट्रक्शन में। इतनी बढ़िया, मतलब कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को शो करता है ये कि किस तरीके से बनाया गया है ग्रेट बाथ और यहाँ वहाँ की उस टाइम की आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि आज भी वो अपने आप में बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, अब इसको वाटर टाइट बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ हुई, मोर्टार मतलब चूना यूज़ हुआ, और चूने के अंदर मेनली कंटेंट किसका, जिप्सम। और जिप्सम राजस्थान के अंदर बहुत स्टोरेज है। राजस्थान ज्योग्राफी में मिनरल्स के बारे में जब पढ़ाऊँगा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा ये चीज़ें मैं आपको। एविडेंसेस देखें अगर कि वहाँ पर क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता था, क्योंकि एक्सकेवेशन हुआ है तो अलग अलग डायमेंशन की अपने को अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जिनमें पब्लिक बिल्डिंग जो थी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई या बिजनेस सेंटर्स थे, और पिलर्ड हॉल ये भी मिले और कोर्टयार्ड्स भी मिले वहाँ पर। मतलब इन चीज़ों के एविडेंसेस भी मिले कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्लेसेस डिसाइडेड थी। अब बात करते हैं अपन लोअर टाउन की। लोअर टाउन जो है वो कहाँ था, ये लोग लोकल पीपल रहते थे तो उनकी सिक्योरिटी को एश्योर करने के लिए उसके चारों तरफ वॉल हुआ करती थी। अब जैसे कि ये जो अपने सिटाडेल वाला पोर्शन देखा, वो वाला पोर्शन क्या था, अपर था, हाई था,
तो हाई था तो वहाँ पर इतना ज़्यादा होता नहीं कि जल्दी से आप अप्रोच करो और किसी पे अटैक कर दो, बट लोअर हाइट के ऊपर अगर आपने सिविलाइजेशन या अपना कोई एक टाउनशिप बना रखी है तो वहाँ पर अटैक अगर कोई करता है या फिर कोई भी वजह से फ्लड आ गई फॉर एग्जांपल, तो फ्लड आएगी तो उस तो पूरे आसपास की पूरे एरिया को सबमर्ज कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो जो अपर पार्ट है वो तो प्रोटेक्टेड रह गया बट लोअर पार्ट प्रोटेक्शन में नहीं है, तो इसलिए आपने उसके चारों तरफ क्या बनवा दी, वॉल्स बनवा दी। और ये जो वॉल्स थी इनका एक फोर्टिफिकेशन हो गया, फोर्टिफिकेशन के साथ में आपने अलग अलग गेटवेज भी बना रखे हैं जिससे कि आप दूसरी और आसपास की सिटीज़ से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे राजस्थान के अंदर इतने दुर्ग हैं, इतने फोर्ट्स हैं, इन फोर्ट्स में क्या है, चारों तरफ चार दीवारी है और अलग अलग गेट है। चाहे जयपुर में देखो, अजमेरी गेट देखो, सांगानेरी गेट देखो, वो गेट इसीलिए थे कि आप कम्युनिकेट कर सको, और उनको बंद कर दो तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से फोर्टिफिकेशन का काम बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे देखा जा सकता है कि इतना एडवांसमेंट था। दूसरा, जो रोड्स का लेआउट था वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में था, ग्रिड शेप में। कैसे, मान लो एक मेन रोड इधर से आ रही है तो इस तरीके से और रोड्स थी, तो ये कितना वेल मैनेज्ड दिखता है। जैसे आप जितनी भी वेल प्लान्ड सिटीज़ की बात करो, मैं एग्जांपल फिर से जयपुर का ही दूंगा, जयपुर की जो आप स्ट्रीट्स को देखोगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करती हैं वो। तो इस तरीके से क्या होता है, आप अगर किसी गली में खो भी जाओ, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस करते हो आप, जब आप किसी गली में खो भी जाओ तो आप इजीली उसी गली के अंदर वापस आ सकते हो। जब आपको थोड़ा बहुत भी डायरेक्शन का सेंस है कि मैं लेफ़्ट टर्न लिया था मैंने या राइट टर्न लिया था, तो आप अपनी जगह पे इजीली पहुंच सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। दूसरा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न होने का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर कितना एडवांसमेंट था ये अपन समझ सकते हैं। जो आज के टाइम पे भी जो सिटीज़ अपन देख रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ आपने को देखने को मिलती है। चाहे आप चंडीगढ़ जाके देख लो, वेल प्लान्ड सिटी है वो। ओके, इस टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज होता था उसमें मड ब्रिक्स हुआ करती, जो कि बर्न्ट मतलब कीचड़ से बनाई हुई ईंटें, और उनको गर्म करके आपने टाइट कर दिया। वही पैटर्न जो आज अपन यूज़ करते हैं, जो कि बिल्डिंग मटेरियल में काम होता था। तो अपन सोच, इन चीज़ों से क्या आइडिया लग रहा है, इन चीज़ों से अपने को सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया तो ये लग रहा है कि जिस लेवल की लाइफ अपन जी रहे हैं उस लेवल की लाइफ वो आज से कम 5-6 हज़ार साल पहले जी चुके हैं। ओके, और आप यहाँ पे देखोगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आज वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी के इक्वल कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि जो एक पॉट हॉल है, मान लो आसपास की एक पूरी स्ट्रीट पूरा वाटर सिस्टम या फिर जो भी सीवरेज सिस्टम था वो कनेक्टेड था, और यहाँ पर पॉट हॉल में भी आपने यहाँ पर जैसे आज अपने को रोडों पे दिखते हैं पॉट हॉल्स, वो खोल करके आप क्लीन कर सकते हो और वापस पॉट हॉल को पैक कर सकते हो। इस तरीके से क्या था, ये पूरा सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम था पब्लिक के लिए। तो आप देख सकते हो कि हाइजीन का कितना ध्यान रखा गया है, एफिशिएंसी का कितना ध्यान रखा गया है, फैसिलिटी का कितना ध्यान रखा गया है, और एडवांसमेंट कितना था। ओके, और अभी तक वर्ल्ड में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम निकाले गए हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन अलग अलग देखी गई है, उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एंड मोस्ट कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम इन एंशिएंट टाइम का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और मोस्ट कंप्लीट ये ड्रेनेज सिस्टम मिला है कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अपन पर्टिकुलरली अभी कौन सा स्टडी कर रहे हैं, हड़प्पा के अंदर भी मोहनजोदड़ो वाला पोर्शन। यहाँ पर जो ब्रिक यूज़ होती थी वो यूज़ होती थी, अगर पानी से रिलेटेड कोई भी काम होता था तो उसमें पर्टिकुलरली यूज़ होती थी बेक्ड मड ब्रिक, क्योंकि वाटर परकोलेट ना कर जाए। वाटर परकोलेशन को अपने को रोकना होता था, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपन कच्ची ईंटें नहीं यूज़ कर सकते थे उस टाइम, मतलब उन लोगों ने कच्ची ईंटें यूज़ नहीं की। आज भी कच्ची ईंटों का यूज़ वहीं होता है जहाँ पर पानी का कम से कम इंट्रैक्शन हो, बाकी पक्की ईंटें ही ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पर पकी हुई ईंटें बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, उन्हीं का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पर इनका मतलब एक तरीके से वाटर इंट्रैक्शन ज़्यादा हो, वाटर यूज़ ज़्यादा हो। तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, मोर्टार यूज़ हुआ, इनको कवर किया गया लूज ब्रिक से, और फिर इनको रिमूव करके मतलब क्लीनिंग की जा सकती थी। वही चीज़ पॉट हॉल, इसके ऊपर आपने एक ब्रिक सेट कर दी, इसको हटा दो, मान लो ये नीचे वाला पूरा भर गया, तो अभी क्या होता है, यही तो होता है कि आपने ये हटाया ढक्कन, इसका ढक्कन हटाने के बाद में फिर इसकी क्लीनिंग कर दी। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न पूरा चलता था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा
कि क्या क्या तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस टाइम पे कोई भी टेम्पल का एविडेंस नहीं मिला है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसी होती थी, मतलब जो लोग घरों में रहते थे उनके घरों की डिज़ाइन कैसी होती थी। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो लोकल पब्लिक की बात हो रही है, तो वो कहाँ पे रह रहे थे, लोअर टाउन में। तो वहाँ पे देखा जाए तो हर घर के अंदर एक प्राइवेट वेल हुआ करता था। आज भी ट्यूबवेल होती है ना, ठीक है। आजकल अपन क्या बनाने लग गए, टैंक बनाने लग गए, कि गवर्नमेंट रेगुलेशन है, इसलिए अपन तो ये तो नहीं कर सकते कि कुएँ खोद लें, ठीक है, पर वाटर टैंक तो बनाते ही हैं। तो ऐसा ही कुछ था कि वाटर सिक्योरिटी का इंश्योर करने के लिए प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे और साथ में बाथरूम भी हुआ करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखें तो ये जो बाथरूम थे, इनसे जो नालियाँ निकलती थी, ड्रेनेज सिस्टम इनका हुआ करता था, वो सीधा का सीधा सीवर लाइन से कनेक्टेड हुआ करता था, जो कि स्ट्रीट के थ्रू है। आज भी अपन देख रहे हैं जो रोड्स हैं उनके नीचे सीवर लाइन है, और आपका जो ड्रेन सिस्टम है वो सीधा इनसे कनेक्टेड होता है, और वहाँ पर जाके अपना पानी ड्रेन अपन करते हैं। तो रोड पे क्या हो गया, पानी नहीं फैलेगा तो मच्छर नहीं होंगे और कोई बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, हाइजीन मेंटेन हुआ कि नहीं। तो अपन समझ सकते हैं यहाँ से कि कितने एडवांस थे ये लोग। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस की यहीं बाद में बताते हैं कि यहीं पे वो हुआ करता था क्या, वेल। एक तो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई आया अचानक जिसको आइडिया नहीं है तो वो गिर जाएगा इसके अंदर, एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा वाटर सिक्योरिटी। और आप देखोगे यहाँ पे एक बीच में क्या, अपने घरों के अंदर आज भी जो अपन देखते हैं कोर्टयार्ड होता है। कोर्टयार्ड का मतलब चौक होता है, जहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी घर की, और उसी के पास में आप देखोगे सारे रूम्स खुल रहे हैं, जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही खुल रहे हैं। और सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था कौन सा, कोर्टयार्ड, ओके। और अगर अब आगे बात करें तो इस पूरे मकान की आप देख रहे हो ये डिज़ाइन, आपको क्या कहीं पर इस गेट के अलावा, केवल एक गेट के अलावा, ये दूसरा पीछे सिक्योरिटी का इमरजेंसी गेट मान लो, इसके अलावा आपको कहीं पर भी ना तो विंडो दिख रही है, ठीक है। कहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर का क्या है, पूरा सेक्शन है, इस पे ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं होती थी, क्योंकि वही बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से पार्ट और कौन कौन सी जगहों पर मिले हैं। तो उनमें देखेंगे अपन कालीबंगा के बारे में पूरी डिटेल, और दो और साइट्स हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, केवल नाम याद रख लो कि इंडस वैली साइट्स इन राजस्थान कौन कौन सी है। तो एक कालीबंगा हो गई, एक बैरोर हो गई, और एक करणपुरा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 जगहें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली है राजस्थान में। तो अपन बात करेंगे अभी कालीबंगा की, इसको मैं थोड़ा क्विकली खींचूंगा क्योंकि मेन जो थीम थी वो मैंने क्लियर कर दी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पैटर्न था, क्या सोसाइटी थी, क्या एग्रीकल्चरल इश्यूज थे, या फिर एग्रीकल्चर क्या मतलब जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। तो कालीबंगा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एंशिएंट टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसकी डिस्कवरी की गई थी L.P. टेसीटोरी, ठीक है, ल्यूगी पायो टेसीटोरी, जो कि एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट थे, इटली के थे वो ओरिजिनल, ठीक है। उन्होंने इसकी सर्च की। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में 1952 में ए घोष, ठीक है, अमलानंद घोष ने भी इस साइट को आइडेंटिफाई किया और बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसी का ये पार्ट है। फिर 1961 और 69 के अंदर भी एक और एक्सकेवेशन कैरी आउट किया गया बीबी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें एक्सकेवेशन की काम एक्टिविटीज़ हुई कालीबंगन रीजन में, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसके ऊपर ये आया था 10 मार्क का क्वेश्चन था 2018 मेंस, जो कि जून 2019 में लगा था एग्ज़ाम। उसमें ये क्वेश्चन था जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन में 3 शॉर्ट नोट लिखने थे, 3 पे। एक तो बागोर साइट था, बागोर के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जाओ मेसोलिथिक साइट के ऊपर और ढंग से देख लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं, ठीक है। कालीबंगा की अपन बात कर रहे हैं, और एक सिविलाइजेशन और थी, अभी शायद नेक्स्ट में आ जाएगी प्रॉबेबली, वो और देख लेंगे अपन, ठीक है। तो कालीबंगा की बात अभी फ़िलहाल अपन करते हैं। तो ये एक्सकेवेशन कब कब हुआ, किस किस ने किया, ये अपन ने देखा। फिर कालीबंगा की अगर अपन बात करें तो कालीबंगा को 2 पार्ट्स में स्टडी किया जा सकता है। एक तो हड़प्पा की जब सर्च हुई, फाइंडिंग हुई,
उसकी हड़प्पा जब एग्जिस्टेंस में आई उसके पहले और हड़प्पा के बाद में। मतलब मान लो हड़प्पा का पता पड़ा 2500 बीसी के लगभग में। कब पता पड़ा? 2500 बीसी के लगभग में। तो 2500 बीसी के पहले का जो टाइम रहा वो क्या हो गया? प्री हड़प्पन टाइप। उसके भी एविडेंसेस कालीबंगा में मिलते हैं। और हड़प्पा की जब आपने सर्च कर ली, रिसर्च हो गई, एक्सकवेशन हो गया 2500 बीसी में, तो उसके बाद के टाइम का भी जो था वो भी आपको मिल गया। ठीक है, इसलिए दोनों की दोनों एविडेंसेस अपने को मिलते हैं, हड़प्पन और प्री हड़प्पन। ठीक है, अब फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले सेटलमेंट से रिलेटेड। सेटलमेंट में अगर अपन बात करें प्री हड़प्पन सेटलमेंट में, तो ये फोर्टिफाइड एक चतुर्भुज के तरीके का था। मतलब इस तरीके से कोई का एक तरीके से 4 भुजाएं है ना, पैरेललोग्राम की फॉर्म में अपने को सेटलमेंट मिलता है, जिसका फोर्टिफिकेशन मतलब चारों तरफ दीवारें बनी हुई मिली हैं, और साथ में मड ब्रिक जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं ईंटें, उस तरीके की ईंटों से बनी हुई है। यहाँ पर जो हाउसेज मिले हैं वो भी वॉल्ड एरिया के अंदर ही मिले हैं, और वो भी किससे बने हुए हैं? मड ब्रिक से ही बने हुए हैं। और यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव ट्रेट अपने को मिला, एक अलग ही फीचर यहाँ पे मिला, वो है पॉटरी। पॉटरी का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, पॉटरी भी यहाँ पर मिलती है, जो कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। जो भी आने वाली सक्सीडिंग हड़प्पन जितनी भी, अब जैसे अपन प्री हड़प्पन की बात कर रहे हैं, प्री हड़प्पन और हड़प्पन, तो हड़प्पन के अंदर जो पॉटरी मिलेगी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी प्री हड़प्पन टाइप की पॉटरी। और यहाँ का आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी क्या थी प्री हड़प्पन एरा की? कब की बात, किसकी बात करें? कालीबंगा में। वो था जुता हुआ खेत, प्लॉड फील्ड, जो कि एक तरीके से क्रॉस ग्रिड पैटर्न में था, जिसके साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट सेटलमेंट, मतलब ये सेटलमेंट है तो इसके साउथ ईस्ट वाले रीजन में इस वाली अपने को खेत की जुता हुआ खेत मिला, प्लॉड अपने को एक फील्ड मिला। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो अगर जुते हुए खेत के एविडेंस, प्लॉड फील्ड के एविडेंसेस की बात करें, तो वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशन मिली हैं उनमें सबसे पुराना ये प्लॉड फील्ड अपने को मिला। कहाँ पे? जो भी एक्सकवेशन किया, बीबी लाल ने करो या फिर टेसिटोरी ने करो या फिर अमलानंद घोष ने किया, तो उन लोगों को यहाँ पर जो खेत मिला वो सबसे पुराना था। ठीक है, खेत भी कैसा? प्लॉट, जुता हुआ खेत। और वो अचानक से पूरा, वो ये डिजास्टर आ गई होगी कोई अचानक, तो जो खेतों में फसलें थी वो ऐसी की वैसी रह गई और दब गए, पूरे मर गए किसी भी वजह से। अब बहुत सारी हाइपोथेसिस आई हुई हैं, बहुत सारे वो आए हुए हैं, रिसर्चेस पेपर आए हुए हैं। कोई तो बोलता है कि फ्लड आई थी तब इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी ख़त्म हुई थी, कोई बोलता है अर्थक्वेक आया था, कोई बोला था ड्रॉट आया था, कैसे भी फ्लड आया था। ऐसे बहुत सारे रीजंस बताते हैं, एकदम क्लियर कट किसी ने भी नहीं बता रखा कि ये फाइनल है, इस वजह से ही पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी। ओके, और बात करते हैं अपन, ये अभी तक बात की अपन ने प्री हड़प्पन की। अब हड़प्पन पीरियड की बात करें तो टाउन प्लानिंग में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 वही स्ट्रक्चर्स, कौन सी? सिटाडेल। सिटाडेल कौन से पार्ट पे था? वेस्ट पे, और लोअर साइड जो कि ईस्ट पे थी। अपन ने मैप भी देखा, मैप में देखा तो सिटाडेल अपर पार्ट छोटा जो कि वेस्ट में था, और जो लोअर पार्ट, ठीक है, जो इसको लोअर टाउन बोलते हैं, वो कहाँ था? ईस्ट वाली डायरेक्शन में था। इस तरीके से लोकेटेड था। वो की वही चीज़ें रिपीट होंगी, कुछ नया नहीं है, क्योंकि आपने जब एक डिटेल में एक स्टैंडर्ड फीचर्स को स्टडी कर लिया तो वो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली यही बातें आएंगी कालीबंगा में, कि स्पेसिफिकली यहाँ पर अलग क्या मिला। जो जनरल मिला वो तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब स्पेसिफिक चीज़ों की बात करेंगे। ओके, फोर्टिफिकेशन हुआ, पैरेललोग्राम शेप के अंदर ये बने हुए थे, और ये दो इक्वल बट सेपरेटली पैटर्न्ड पार्ट थे। ठीक है, सिटाडेल वाले जो पोर्शन थे हायर लेवल पे, यहाँ पे सिटाडेल वाज सिचुएटेड ऑन हायर लेवल, लुक लाइक फोर्टिफाइड पैरेलल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल बट सेपरेट पार्ट। कहने का मतलब सिटाडेल पार्ट जो था वो था छोटे वाला, और वो 2 बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड, और जो कि इक्वल साइज में। ठीक है, और वो भी मड ब्रिक से ही सेपरेटेड था, मड ब्रिक से ही वॉल्ड था पूरा का पूरा। तो सिटाडेल के अंदर अपने को क्या मिले? एक तो 2 पार्ट्स मिले कालीबंगा में हड़प्पन पीरियड की अगर अपन बात करें। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर कालीबंगा में 5 से 6 मैसिव प्लेटफॉर्म मिले, मतलब हाइट पे बने हुए बड़े बड़े चबूतरे मिले, जो कि रिलीजियस या फिर कोई भी रिचुअल पर्पज़ के लिए यूज़ हुए होंगे। ठीक है, जिसका नॉर्दर्न पार्ट जो था
सिटाडेल का वो रेजिडेंशियल पार्ट था किसका, एलिट्स का। जैसे ये सिटाडेल है, इसके दो पार्ट हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट पे तो आपने एक्टिविटीज़ करवानी थी, ठीक है, बाथिंग हो गई, ग्रैनरी हो गई, कोई भी स्टोरेज के लिए आपने बना रखा है वो हो गया। जबकि नॉर्दर्न पोर्शन में क्या थे, जो एलिट क्लास थी वो रहती थी, उनका रेजिडेंस भी हुआ करता था कालीबंगा में, सिटाडेल के नॉर्दर्न पार्ट में। सिटाडेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहा। लोअर पार्ट की अपन बात करें तो वही बात, वर्ल्ड सिटी था, फोर्टिफिकेशन रहा। यहाँ पर स्ट्रीट जो थी वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी और ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस तरीके से। तो ये ब्लॉक हुआ कि नहीं, एक आज जैसे अपन सेक्टर देखते हैं, कॉलोनीज, ब्लॉक ये डिवाइड करते हैं, वो इसी बेसिस पे होता है। और बने हुए किसके थे ये हाउसेस, मड ब्रिक के, बेक्ड ब्रिक के, ठीक है। और इनमें ड्रेन भी मिला, वेल्स भी मिले, सिल्स का मतलब क्या होता है, फर्श, जिसको अपन फर्श बोलते हैं, वो भी मिले, ठीक है। फिर इनके साथ में आप देखोगे जो प्रिंसिपल दो पार्ट हुआ करते हैं हर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन साइट के, जिनको अपन एक को सिटाडेल बोला, एक को लोअर टाउन बोला। उसके अलावा एक और सेटलमेंट आपको मिलता है जो कि 80 मीटर ईस्ट में लोकेटेड था लोअर सिटी के। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे सिटाडेल हो गया, यहाँ पे लोअर हाउस हो गया, और इससे 80 मीटर के ऊपर गए और आपको एक और सेटलमेंट मिलता है। तो कालीबंगन की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर रही हड़प्पन पीरियड की, प्री हड़प्पन नहीं हड़प्पन में, कि आपको सिटाडेल और लोअर टाउन के अलावा एक और सेटलमेंट यहाँ पे मिला जो कि लोअर टाउन से 80 मीटर ईस्ट में लोकेटेड था। ध्यान समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, फायर एल्टर्स। फायर एल्टर्स का मतलब क्या हो गया, यज्ञ करने के जो पूरी सामग्री थी, यज्ञ की जो होती है ना पूरी, इस तरीके का आपने देखा होगा, पूरा एक सेटलमेंट होता है जिसमें यज्ञ करवाया जाता है, आहुति देते हो, फिर वो यहाँ से दुआ उठती है, स्वाहा करके बोलते हैं। तो ये जो फायर एल्टर्स थे वो मिले यहाँ पर। इनका ज़रूर काम यूज़ हुआ होगा किसमें, रिचुअलिस्टिक पर्पज़, कोई भी कल्चरल आपने एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करवाई होगी पास्ट में, उसके लिए। और आपने देखा कि जैसे ही एक्सकेवेशन हुआ तो एक्सकेवेटर्स को मिला वहाँ पे कि सिलेंड्रिकल सील्स का मतलब इस तरीके से सील्स मिली। सील्स का मतलब यहाँ पर कोई मार्क, और आप इस चीज़ को, इसको किसी लिक्विड में डुबोगे और इसका मार्क किसी और पेपर पे आप दे सकते हो। वो चीज़ अपने जैसे सील होती है ना, अपन स्टैम्प पैड यूज़ करते हैं, उस तरीके की सील यहाँ पे मिलती है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि वो जो सील्स थी, बेसिकली मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया है इस वाली सील से, बट वो सील्स क्या थी, एक तरीके से एक ऑर्नामेंट या फिर छोटी साइज़ की बड़ी सिलेंड्रिकल सील्स आपको यहाँ पे मिली, जिनका अलग अलग डिफरेंट यूज़। इनके अंदर अगर आपने हॉल कर लिया तो आपके लिए ऑर्नामेंट का भी काम कर जाए, अगर आपने इनको कहीं पे रख दिया तो आपके लिए एक डेकोरेशन के लिए भी काम आ सकते हैं। अलग अलग यूज़ हो सकते थे उनके, जो कि टेराकोटा से बनी हुई होती थी। ओके, ब्यूरियल की अगर अपन बात करें कि ब्यूरियल कैसा हुआ करता था, क्योंकि जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि कौन कौन से रीजन के अंदर किस तरीके का एक तरीके से ब्यूरियल सिस्टम एक्टिविटी होती थी, क्योंकि इंसान एक जगह सेटल होना शुरू हो गया था। जब ह्यूमन बीइंग एक जगह सेटल होना शुरू हो गया तो जैसे डेड बॉडी डेड हो गए, कोई एक्सपायर हो गया, तो उसको आपको कहीं ना कहीं आपको उसको ले जा करके उसको एंड करना पड़ेगा उसका प्रॉपर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपने क्या करना शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े ब्यूरियल सिस्टम को भी आपने शुरू कर दिया था। उसके पहले तो क्या था, आप यहाँ पे हो, यहाँ पे 5 जने की डेथ हो गई, आप 5 महीने तक यहाँ रहे, 5 जनों की डेथ हो गई जो बूढ़े थे, तो आप उनको यहाँ से छोड़ दोगे, दूसरी जगह जाके रह लोगे। पर आपने अब क्या कर लिया, फिक्स सेटलमेंट। और फिक्स सेटलमेंट में अगर यहाँ पर 5 जने हर 7-8 साल में मर रहे हैं एक पूरे टाउन में, तो आपको कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो डिसीज्ड बॉडीज़ हैं उनको आप ख़त्म कर सको, या तो आप उनको जलाओ या फिर उनको दफना दो। तो ब्यूरियल सिस्टम को अपन यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। तो सिमेट्री सिस्टम जो था हड़प्पन का, वो कहाँ पे लोकेटेड हुआ करता था, साउथ वेस्ट रीजन में। कहाँ पे, वेस्ट या साउथ वेस्ट रीजन में। मान लो यहाँ पर लोअर टाउन है तो वेस्ट या साउथ वेस्ट रीजन में, इस वाले रीजन में आपको मिलता था। यहाँ पर तो खेत मिला था, अपने को पता है। इस वाले रीजन में आपने क्या देखा, यहाँ पर अपने को
सिमेट्री सिस्टम मतलब जहाँ पे आप डिसीज्ड बॉडीज़ को क्या करते हो, ख़त्म करते हो, या तो जलाते हो या फिर ब्यूरी करते हो। तो ब्यूरियल सिस्टम जो था वो 3 तरीके का यहाँ पे मिला। एक तो रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन का मतलब क्या होता है, इंसान की साइज़ के बिल्कुल इस तरीके के पैटर्न में जहाँ पे आप डेड बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से बरी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, दूसरा आपको मिलता है कि पॉट ब्यूरियल, जो कि एक सर्कुलर पिट हुआ करता था इस तरीके से, यूँ यहाँ पे आपने डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी खड्डा खोद के, एक इस तरीके का ब्यूरियल सिस्टम मिला। और एक आपको मिला रेक्टेंगुलर या ओवल ग्रेव पिट, जिसके अंदर केवल पॉटरीज मिली, जिसके अंदर उन पॉटरीज के अंदर फ्यूनररी ऑब्जेक्ट्स जैसे अपन ने कोई चीज़ उनके साथ में छोड़ी, फॉर एग्जांपल उस आदमी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से, मान लो बकरियां पसंद थी तो उसके साथ में, उसके डेड बॉडी के साथ में बकरियों को भी ब्यूरी कर दिया जाता था। अगर उसको पसंद था कि हाँ भाई लेडी थी वो जो जिसकी डेथ हुई है, तो उसके साथ में उसके ऑर्नामेंट्स भी साथ में गाड़ दिए जो आज अपने को एक्सकवेशन में मिलते हैं। तो वो सारा जो पैटर्न है वो क्या था, कल्चरल एक्टिविटीज़ से ही ओरिएंटेड होता था। तो ब्यूरियल सिस्टम में अपन ने देखा कहाँ का, कालीबंगा का। अब बात करते हैं अपन टेराकोटा की। टेराकोटा से बनी हुई क्या चीज़ मिली, टेराकोटा का यहाँ पे एक चार्जिंग बुल मिला। चार्जिंग बुल का मतलब हो गया बुल, और उसके ऊपर आपने बुलेट कार्ट सेट कर रखी है, ठीक है। वो देखा जो कि अपने आप को रियलिस्टिक और पावरफुल फॉक आर्ट को बताता है। पावरफुल फॉक आर्ट का मतलब जो लोकल उस टाइम पे, हड़प्पन टाइम पे कोई एक्टिविटीज़ होती होंगी, ठीक है। रियलिस्टिक का मतलब कि देखो तो यूँ लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ वो लोग परफॉर्म करते होंगे उस टाइम पे, इसीलिए तो क्या हुआ, एक तरीके का उन्होंने वो बनाया, क्या बोलते हैं कि टॉय बनाया, ठीक है, जो कि अपने को टेराकोटा से बना हुआ मिला। सील्स की अगर बात करें तो सिलेंड्रिकल सील्स मिलती हैं यहाँ पे, जो फीमेल फिगर दिखता है उन सील्स के ऊपर, जो कि दो मेल फिगर के बीच में एक तरीके से लोकेटेड है, इधर मेल, बीच में फीमेल, इधर मेल, और ये सारा पैटर्न किस पे है, एक सिलेंड्रिकल सील के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर अपने को ये दिखाई देता है। और फाइटिंग एंड थ्रेटनिंग विद स्पीयर्स, मतलब एक दूसरे के हाथ में क्या है, मतलब ये चाकू छुर्रे ये हैं, तो वो चीज़ भी अपने को दिखाई देती है उन सील्स के ऊपर। तो ये चीज़ अपन ने डिटेल से स्टडी की। कालीबंगन जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कालीबंगा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या एक्टिविटीज़ हुई, वो सारी देखने की कोशिश की। और ये जो स्लाइड्स मैंने बताई हैं इनको आप अच्छे से रट ही लेना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 2018 का जो मेंस हुआ उसके अंदर 10 मार्क क्वेश्चन में था, और 10 मार्क क्वेश्चन को डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना हो गया, लगभग 3 मार्क, 3.33 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके अंदर इस स्लाइड से आप आराम से अप्रोच कर सकते हो, आराम से 2.5 से 3 नंबर गेन कर लोगे अगर ये कंटेंट आराम से याद रखते हो तो 2 से 3 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं आता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।